आदित्य मनी, खड़े हो जाओ। ये सेक्टर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बैठ जाओ। काजल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है बेटा? कोई बात नहीं, बैठो। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग करने के लिए कोई काम किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर्ष, ये नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे सेक्टर कितना पार्ट में बटा हुआ है? कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये ऑन है जी? ऑन है ना? एक दिन पूरा रिकॉर्डिंग कर लिए थे, ये ऑन ही नहीं किए थे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसमें प्राइमरी को एग्रीकल्चर रिलेटेड, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर। एमसीक्यू बचाना है। सबको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एमसीक्यू अगर बचाना है, 20 में से 18 नंबर तक लाना है, तो दो चीजों की वजह से आप ला सकते हो। पहला, आप रिवीजन क्लास में जो टॉपिक आ रहा है उसको ऑनेस्टली रिकवर करो, और दूसरा, ऑब्जेक्टिव जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मल्टीपल। आप सैंपल पेपर लिए हो ना, जैसे मान लो कोई एक बच्चा ले लिया ओसवाल का, कोई दूसरा आर्यहंत का, या चलो कोई तीसरा एडुकार्ट का ले लिया है, तो कभी भी सैंपल पेपर में पेन से टिक मत लगाओ, चाहे पेंसिल से, बस उसको कॉपी में बनाओ एबीसीडी लिख करके। और जब आपका पूरा सैंपल बन जा रहा है एमसीक्यू, तो फिर एक्सचेंज कर लो, जिसके बाद दूसरा एडिशन का उसका मान के उसका ऑब्जेक्टिव बनाओ। जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनाओगे चारों पांचों सब्जेक्ट्स का, उतना बढ़िया स्कोर होगा मार्किंग। और तुम लोग एगो सैंपल पेपर तक सीमित रह जाएगा कि उसको 10 गो क्वेश्चन है ये पेपर, उसी को बनाते हैं और कवर कर लेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आएगा। बुरा लगता है, जानते हो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका उम्मीद रहता है कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, 85% तो आ ही जाएगा, 90 आ जाएगा, और अगर उनको कम आता है ना, बहुत बुरा लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। और जो बेकार स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उनको बढ़िया आ गया तो फिर उनका तो कहने कहाँ कहाँ लड्डू बांट देगा। वही तो, किधर से बोल रहा है? सब सब बढ़िया होता है बच्चा, ठीक है, तो टॉप जो बच्चे हो ना, वो अपना मार्क्स ना कटे। कैसा क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता इस बार, पैटर्न क्योंकि चेंज कर दिया सीबीएसई। इस बार क्या क्वेश्चन मिलने वाला है हमको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, पैटर्न चेंज कर दिया। तो अब जब क्वेश्चन हाथ में मिलेगा तो तुम फेस करोगे उसको, तो हम क्यों छोड़े ऑप्शन? जितना हो सके तुम ही लोग को बोल रहे हैं। इधर से अमन हो गया, तुम टेस्ट दिया था अमन, तुम तीनों हो गई, तुम दोनों, उधर जितने भी बच्चे हैं इधर, उधर से रोनित हो गया, यश हो गया, अनीस हो गया, आयुष हो गया, सब लोग प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, सब सब्जेक्ट में नंबर बढ़िया चाहिए। तो नहीं करोगे दिक्कत होगा। एमसीक्यू बनाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, अब आ जाओ सेक्टर्स में। सेक्टर देख लिए अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और जीडीपी, पढ़े थे ना। कल एक वर्ड छूट गया था, वो देखते हैं बाद में, ठीक है, जिसका क्वेश्चन था वो छूट गया था, वो बुक में नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? कंपेरिजन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का इंडिया में, जिसमें इंपॉर्टेंस देख रहे थे किसका? टर्शियरी का। वो बहुत तेजी से राइज किया 50 साल में। फिर हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिचुएशन, जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कैसे वो क्रिएट होता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ये सारी बातें कल हम लोग देख चुके हैं। आज का टॉपिक में सेक्टर्स का दो कैटेगरी देखना है। पहला देखना है कौन सा? नहीं, वर्किंग कंडीशन के बेस पे, जिसको एक और बेसिस रखा गया, कौन सा? एम्प्लॉयमेंट। और वर्किंग कंडीशन के बेस पे कितना है? पहला कौन सा? ऑर्गेनाइज, चलो ठीक है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। चलो, ये अब इन दोनों के बारे में समझना होगा। इन दो, ये ज्यादा नहीं, आज का क्लास मुश्किल से हमको लगता है 20 मिनट भी नहीं चलेगा, ये टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमको जिस दिन रिलीफ मिला ना स्कूल से, उस दिन हम पता चलेगा 2 चैप्टर खींच देंगे, जो 2.5 घंटा जहां पढ़ाया लगातार 2 चैप्टर खींच देंगे। अभी हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब आ जाओ इधर, वर्किंग कंडीशन के बाद लास्ट आते हैं किस पे? ऑनरशिप। तो ऑनरशिप पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ भी दो हैं, कौन सा? पब्लिक है और प्राइवेट है। चलो एक काम करते हैं, पहले चारों का मतलब एक साथ समझ लेते हैं। बुक में जो एग्जाम्पल है ना, कमल, कांता, वो सब समझ लेगा कहानी के रूप में। पहले चारों का डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले कौन सा सेक्टर दिख रहा है? ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है भाई? तो आप कह सकते हो ऐसा वर्क ऑफ प्लेस, मतलब काम का कोई ऐसा ऐसा स्थान
जो क्या होता है, दोज आर रेगुलेटेड, दोज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है और गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वैसे सेक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। आसान है, एग्जाम्पल में आप ले लो, एग्जाम्पल में आप चलो सरकारी हॉस्पिटल बोल दिए, ऑर्गेनाइज्ड है, साक्षी बात नहीं उठा, ध्यान दो इधर। अच्छा उसके अलावा और भी ले लो, बैंकिंग ले लो, डिफेंस ले लो, रेलवे ले लो, सबके सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी जो लेवल का होता है वो भी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सीधा क्या दिख रहा है, रूल्स और रेगुलेशंस दिख रहा है। इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया कि भाई जितने बड़े बड़े कंपनी है, चलो एमएनसी का एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है। अभी हमने किसका एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट के, बैंकिंग का, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड में आता है। अब हमें क्या देखना है, अनऑर्गेनाइज्ड। चलो अनऑर्गेनाइज्ड भी समझते हैं। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि स्मॉल यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स और स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ वर्क, काम का क्या है, छोटा छोटा जगह, जो क्या है, दोज आर आउट ऑफ कंट्रोल, किसके कंट्रोल से बाहर है, ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से जो बाहर है, छोटे छोटे प्लेस ऑफ वर्क, उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जिसमें आपका हो सकता है, चलो एक दुकान भी आ सकता है, छोटे मोटे वर्कशॉप आ सकते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, वो सब सरकार के कंट्रोल से बाहर होता है, वैसे सेक्टर को क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई छोटा सा क्या कहते हैं उसको, 99 वाला स्टोर खोल दिया, 99 वाला, ठीक है, कोई ग्रोसरी शॉप बड़ा सा खोल दिया, तो सरकार उसको थोड़ी कंट्रोल कर रहा है, उसका कंट्रोल उस दुकान के ऑनर के हाथ में है। तो वैसा चीज अगर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो और वहां पे काम हो किसी प्रकार का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज। तो वर्किंग कंडीशन पे कितना सेक्टर हो गया, ऑर्गेनाइज एंड, चलो डीपली जाएंगे, पहले मीनिंग समझते चलते हैं सबका। अब आते हैं तीसरा, पब्लिक पे आते हैं। पब्लिक क्या होता है, इसको आप बोलोगे सेक्टर्स ऑन्ड या फिर मैनेज, ऐसा सेक्टर जो ऑन किया जाता है या मैनेज किया जाता है, किसका, बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट मैनेज करता है उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। कौन सा सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रेलवे बोल लो आप, तो रेलवे तो खैर अभी धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है, ज्वाइंट में जा रहा है, बट ये है क्या, एक तरह से पब्लिक है, जिसके सारे एसेट्स का, सारा चीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो। और इसका अपोजिट अगर कर दो तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कोई भी ऐसा सेक्टर जो क्या है, दोज आर, रुक का है क्या, नहीं चल रहा है, दोज आर क्या है, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, या तो इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति करेगा, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये भी कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो कोई भी लिख देते हैं, मान लो लिख दिया बोर्ड भी हो, तो ये प्राइवेट है, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर था जो कल हम लोग नहीं पढ़े थे, कल हम सिखाए थे कि भाई रफ लाइक अगर रहे तो रफ करते चलो साथ में। अब देखो चारों को, ऑर्गेनाइज्ड और पब्लिक, इधर अनऑर्गेनाइज और प्राइवेट, कभी कभी ये आपस में कनेक्शन भी इसका दिख जाता है, नहीं दिखता है। जैसे ये पे जो ऑर्गेनाइज्ड है क्या वो पब्लिक हो सकता है, जो सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड है क्या वो पब्लिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो सेक्टर पब्लिक है वो ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, अच्छा उल्टा कर दो, जो अनऑर्गेनाइज है वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं, सारे सारे क्या होते हैं, नहीं इधर से होगा, जो प्राइवेट है वो अनऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ऐसे कनेक्शन बनता है, उल्टा नहीं बना सकते। तो ये कनेक्शन थोड़ा सा हम दिखा दिया, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछता है। तो चारों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत है। अब चलो जरा अंदर स्टोरी में चलते हैं कि इसके अंदर हमारा बुक में किस तरह का स्टोरी एक्सप्लेन किया है। जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर का टॉपिक जब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक कहानी आया था, किसका कहानी आया था, कांता का। किसकी कहानी आई थी, कांता का। इसका एक टॉपिक ही बनाते हैं डिफरेंट। चलो एक टॉपिक कौन सा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब आ रहे हैं तो पहले तो एक स्टोरी मिला इस चैप्टर में। स्टोरी किसका है, कांता का। एक ऐसे औरत का जो क्या कर रही है, सुबह में 9 बजे ऑफिस जाती है काम करने के लिए, और शाम में कितने बजे आ जाती है, 6 बजे कि 5:30,
हाँ ठीक है, चलो 6 बजे आ जाते हैं, तो मतलब 9 से 6 है उसका काम, मार वो करेंगे 5:30 न रहे। अच्छा ठीक है, 8 घंटा का ड्यूटी करती है। उसके बाद संडे लीव रहता है, महीना के अंत में पेमेंट भी मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिला उसको जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ रहा है अंकिता, इससे ये बात समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ अपने फीचर्स होते हैं और उसी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप डेफिनेशन से ऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं पकड़ सकते हो, कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज है या नहीं ये बात आप डेफिनेशन से नहीं पकड़ सकते हो। आपको ऑर्गेनाइज समझने के लिए क्या समझना होगा, उसका फीचर, और अगर फीचर्स आपके माइंड में है तो आप ऑर्गेनाइज कवर कर सकते हो। जैसे क्या क्या फीचर हो सकता है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो क्या करेगा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा। क्या फॉलो करता है ये, किसका रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट का नहीं, वहां डेफिनेशन में लिखा गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट का नहीं, द रूल्स अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे होते हैं ना किसी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड, उसको फॉलो करके ये लोग अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, चलो शॉर्ट में लिख दिए, कौन सा एक्ट है, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जब फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है तो किस तरह के रूल्स और किस तरह के नियम को फॉलो करेगा। तो ये क्या होगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और इसी को क्या किया कंपनी वालों ने, क्या किया, बना लिया अपना रूल्स रेगुलेशंस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अच्छा दूसरा फीचर्स में आते हैं। दूसरा फीचर जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। क्या होता है यहाँ पे, किसका सिक्योरिटी होता है, जॉब्स का। जो भी यहाँ पे जॉब करेंगे ना वो सिक्योर होंगे। कैसे सिक्योर होंगे भाई, तो कुछ चीजें उनको मिलती है जिसकी वजह से वो कहा जाता है कि वो सिक्योर है। जैसे उनको फिक्स वर्किंग आवर होता है, काम कितने देर करेंगे, 6-8 घंटा, 6 से 8 घंटा एक्स्ट्रा अगर काम किए तो एक्स्ट्रा पेमेंट उनको मिल जाएगा, वो भी इच्छा पे है। ऐसा नहीं कि तुम हो तो तुमको जबरदस्ती करवा देगा, वो इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये सिक्योरिटी ऑफ जॉब दिखा रहा है कि इनका वर्किंग आवर क्या है, फिक्स है। अच्छा इसके बाद और आप जॉब सिक्योरिटी में कह सकते हो मंथली पे, महीना के अंत में क्या हो जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगा, नहीं एकदम ऑन टाइम, 1 तारीख 2 तारीख पे क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। जिसका बाप मैं है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, 1 तारीख आएगा, 31 तारीख का रात में टन से हो जाएगा काम, मोबाइल घर वाला के देखना दिमाग खुल जाएगा, अच्छा पैसा आ गया। तो ये क्या दिख रहा है, दो चीजें दिख रहा है जो इनके सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, जज कर रहा है। तो ये दो चीजें बताता है कि यहाँ जॉब करने वाले लोग क्या है, सिक्योर है। और भी चीजें हो सकती है, उधर नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, देख रहे हो मेरा नंबरिंग देखो। अब यहाँ पे अगर ये नंबर और कौन सा नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा नंबर होता है जी, 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर होता है ना। अच्छा ठीक है, वो ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये रोमन नंबर है, फिर उसके अंदर पॉइंट बन रहा था, क्या आ गया, अल्फाबेट आ गया। तुम लोग ये चीज नहीं फॉलो करते हो, कुछ बच्चों को कॉपी में दिखा, अच्छा अच्छा बच्चा कॉपी में दिखा है कई बार गाइड के उसके बाद भी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट भी दिया जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनको क्या मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट। जैसे सबसे बेस्ट बेनिफिट इनको मिलता है पीएफ का, क्या चीज का, प्रोविडेंट फंड का। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो सैलरी से कटता है। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, हर महीने के सैलरी से एक छोटा सा परसेंटेज या अमाउंट डिडक्ट होता है, और जब व्यक्ति जॉब से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम में सारा कलेक्ट करके एक साथ मिल जाता है, उसी पैसे को क्या बोलते हैं, पीएफ, यानी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डिडक्टेड फ्रॉम द ईच मंथ ऑफ सैलरी एंड पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीएफ। तो ये तो बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइज में मिलेगा। अच्छा इसके अलावा और क्या मिलेगा, तो हाँ पेड हॉलीडेज, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मतलब अगर छुट्टी किसी प्रकार का हुआ, होली दिवाली दशहरा का, तो इस तरह के छुट्टी में पेमेंट नहीं कटेगा, वो मिलेगा, संडे को लीव भी मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, हाँ जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, ठीक है, इसके मेडिकल फैसिलिटी के अलावा आपको कह सकते हो प्रमोशन हो गया, या आपका ग्रेचुइटी हो गया, ये नाम जो जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें भी मिलती है। तो किसी भी काम के जगह को हम ऑर्गेनाइज कब बोलेंगे,
किसी भी काम के जगह को हम ऑर्गेनाइज कब बोलेंगे? जब डेफिनेशन तो ठीक है, समझ में आ रहा है, जब ये तीनों फीचर वहां हमको दिखेगा, ऐसे हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं बोलेंगे। चल किसी एक स्कूल का नाम लेते हैं, प्राइवेट स्कूल का नाम मत लेना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कभी भी ऑनलाइन में जब चल रहा हो ना, आप कभी भी, आप खुद भी रिकॉर्डिंग करते हो, कभी भी करो तो किसी का नाम लेकर रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, पता है ना, कट बाद में करोगे ना, छूट गया तब आरोप लग जाता है सामने वाला पे, आरोप लगाने का अधिकार आपको नहीं है किसी के ऊपर। तो ये तीन चीजें, किसी एक प्राइवेट, चलो प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल्स में रूल्स रेगुलेशंस होता है? क्या बात कर रहा है, सब जगह होता है। देखना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहेगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट वाइड वर्क होगा, नहीं कैसे होता, हर चीज रहता है, रूल सारे रहते हैं। छोटा मोटा मतलब आप अनअफिलिएटेड की बात कर रहे हो तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना सरकार का। अनअफिलिएटेड स्कूल क्या हो गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर, तो फिर वो तो अनऑर्गेनाइज हो गया, उसका तो सीधा डेफिनेशन निकल के आ गया। सर देखो डेफिनेशन यहाँ क्या बोला, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि स्मॉल यूनिट्स है, तो जो आप छोटा स्कूल कोचिंग वगैरह चलता है ये अनऑर्गेनाइज है, क्यों? सरकार के कंट्रोल से ये क्या है? बाहर है। अच्छा, अब यहाँ पे उसकी बात हो रहा है जो सरकार से कनेक्टेड है और उनके कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें प्राइवेट स्कूल बेस्ट एग्जांपल है, प्राइवेट हॉस्पिटल बेस्ट एग्जांपल है। क्या वहाँ सिक्योरिटी और जॉब होता है? बिल्कुल होता है, फिक्स वर्किंग आवर होता है, ठीक है, मंथली पेड भी होता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि ये दोनों मालिक पे डिपेंड करता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर के जगह पे एक्सटेंड भी कर सकता है और पेमेंट एक के जगह पे 10-15 को भी दे सकता है। अच्छा, बेनिफिट में क्या ये सारी चीजें मिलती है? पीएफ मिलता है, हॉलीडेज भी मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, मर जाओगे बाहर कर देगा हॉस्पिटल सीधे, और प्रमोशन हाँ मिलता है, ज्वाइन करता है क्लर्क टीचर के रूप में बन जाता है प्रिंसिपल स्कूल का। तो ये चीजें साबित कर रहा है कि जो सेक्टर अभी हम बात किए प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल का, वो कौन सा सेक्टर है? कौन सा सेक्टर है? लेकिन जब उनके काम को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो दिखता है अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि भाई जो ऑर्गेनाइज है फिर अनऑर्गेनाइज वे में क्यों काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ स्कोरिंग मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अगर वो सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो उनको प्रॉफिट कम होगा, और अगर अपने रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए वो ऑर्गेनाइज होते हुए किस वे में काम करेंगे? अनऑर्गेनाइज में। देखना स्कूल में एक के क्लास में 60-70 को बच्चा बैठा रहेगा, उसका अलग अटेंडेंस, और जब वो इंक्वायरी के लिए अगर आने वाला कोई होगा तो फिर वही सेक्शन 3 सेक्शन में बटा हुआ, उसका अलग अटेंडेंस। आने से पहले क्या होगा ना, स्कूल एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, सेक्शन भी अरेंज हो गया, हो सके क्लास में इन भी करने ना दिया जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। गए तो फिर से वही हो गया, आया राम गया राम वाला किस्सा चलता है इन स्कूलों में, इन हॉस्पिटल्स में। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज, और इंडिया में तो फिर ऐसे संस्थानों का कमी नहीं है। तो इस तरह के संस्था में जो काम करते हैं उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये हो गया पहला। देखो फीचर समझने के बाद हमको क्या कवर हो गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा कवर। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है। अगर अपोजिट कर दो कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर क्या होंगे, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? सब डिपेंड करता है किस पे? ऑनर पे। वो मंथली पेड करेगा कि नहीं, टाइमली लीव देगा कि नहीं, हॉलीडेज देगा कि नहीं, सब उस पे। जिस इसका सीधा अपोजिट कर दो, अपोजिट करोगे सब अनऑर्गेनाइज में हो जाएगा। जिसमें कहानी किसका है अनऑर्गेनाइज में? यहाँ पे एक कहानी आया था, किसका? कमल का, जो कहाँ काम करता था? किराना दुकान में। अब 12-12.5 घंटा काम करता था, ना ज्वाइनिंग लेटर ना पेमेंट का कोई टाइम। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अच्छा, ऑर्गेनाइज में चलो एक हद तक रूल्स रेगुलेशंस है तो कुछ तो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन अगर यहाँ जो काम करता है तो कमल जैसे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है ना, उनके मेहनत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो ये इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है, टॉपिक बना दिया, यही पे एक कॉन्सेप्ट बना दिया इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो वर्कर्स होते हैं, कहाँ पे वर्कर्स होते हैं? वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गलती हो गया। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये टॉपिक है। ये एक टॉपिक है, वर्कर्स को क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ऐसा कोई नियम बुक नहीं बता रखा कि क्या करना है, और उसके लिए बस आपको इमेजिन करना होगा पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करके। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी होगी? पहले कैटेगरी बनाना होगा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स कौन कौन है। 3 सेक्शन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्करों का, 3 कैटेगरी। कितने कैटेगरी? पहले आते हैं गांव में, और फिर टाउन में, और एक तो ग्रुप ही है एससी और
एसटी का। गांव में कौन होंगे? लैंडलेस लेबर, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, या फिर छोटे मोटे आर्टिसंस, ये सब के सब क्या है? रूरल लेवल पे। जब शहर में आते तो कैजुअल लेबर, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर, कचरा चुनने वाला लोग, रिक्शा चलाने वाला लोग, सब अनऑर्गेनाइज है। और इधर आ रहे हैं तो ये तो एक कम्युनिटी ही है जिनके इनके आइडेंटिटी के वजह से, इनके कल्चर के वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इनको अगर प्रोटेक्शन की बात आ रहा है तो इनको कैसे प्रोटेक्ट करेगा कोई भी? अगर चलो सपोज दैट गांव का ही बात करें कि गांव में जो लोग आते हैं, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो या कोई और, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो पीछे पड़ चुके थे, जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर दीजिए, बैंकिंग फैसिलिटी लाइए, चीप क्रेडिट प्रोवाइड कीजिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाइए, इन लोगों को जॉब मिलेगा तो अपने आप इनकी समस्या क्या होगी? समाप्त होगी। और जब हम शहर में आते तो यहाँ भी स्मॉल स्केल फैक्ट्री काम करेगा, सरकार का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सुपरविजन, रेगुलर सुपरविजन होनी चाहिए। क्या अब कोई प्राइवेट स्कूल ही है, अब ये बिना सुपरविजन के वजह से ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर महीना 2-4 महीना में एक बार सुपरवाइज होते रहे, वो भी सरप्राइजिंग वाला, बोल के नहीं कि न्योता दे रहे हैं कि हम आज आपका स्कूल इस हॉस्पिटल आ रहे हैं, तब तो सब सही कर लेगा, बिना बोले घुस जाओ। एगो मूवी में देखा था, अनिल कपूर वाला एगो मूवी था जी, नायक, उसमें वो सीएम बना था 1 दिन के लिए, और उसमें दिखाया क्या, अचानक से वो रेड मार दे, तो देखा कितना तेजी से हर चीजें इंप्रूव हो रही थी। तो ये सिर्फ मूवी में हो सकता है, रियल में तू लोग सीएम बनेगा शायद हो जाए क्या 1 दिन में? तो पूरा बात पूरा करो। हमको लगता है एक दिन के लिए सीएम बनावल जाए नॉर्मल व्यक्ति को, तो वो पहले तो 24 घंटा पागल रहेगा, उसको होश नहीं रहेगा कि हम सीएम हैं, काम क्या करेगा? तो यहाँ पे बात क्या चल रहा था कि जो शहर में जो लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, शहर वाले लोग को। और SC ST को, इनके ऊपर तो लॉ ही बना हुआ है, इनको तो रिजर्वेशन भी मिला हुआ है जिससे इनका प्रोटेक्शन हो सकता है। शुरू करते हैं, अंकिता खड़ी हो जाओ। रूरल एरिया में जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका नाम बताओ, कम से कम 3 एग्जाम्पल। एक, कौन सा फार्मर? फार्मर की कैटेगरी होती है, हाँ, लेबर क्लास वाला फार्मर, चलो ठीक है। दूसरा, हाँ बताओ ना दूसरा, वो पहला ही बताई, एक ही बताई हो। फार्मर नहीं हो सकता, फार्मर की कैटेगरी बता दी, दूसरा बताओ। बहुत अच्छा, लैंडलॉर्ड, बहुत अच्छा हाँ जमींदार, हाँ ठीक हो, उसी को उठा, तू बैठ जा, भाग्यश्री खड़ा हो। नहीं, गांव वाला बताओ, डिसाइड हम ना करेंगे, तो पहले गांव वाला बता, तो टाउन वाला फ्री में। एग्रीकल्चर लेबर बोल दिया, और बताओ, तुम बताओ, आसार वाला बताओ पहले। एक, लेबर, ठीक है, और चलो ठीक है, बैठ जाओ। बहुत सारा एग्जाम्पल बुक में है, वहां से अपना चाहिए तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब उतना एग्जाम्पल में डीपली नहीं जाना, 2-3 याद रह गया बहुत है, एग्जाम्पल थोड़ी उतना जाना है। तो ये देखो, एक सेक्शन कवर हो गया इस टॉपिक का। आज जो टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, वर्किंग कंडीशन के आधार पे ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज, जिसका यहाँ पूरा दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइज क्या है, उसके फीचर्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है। कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। एग्जाम में अगर उल्टा क्वेश्चन करके पूछेगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, और कोशिश कीजिए सब लोग लिखे पढ़ाते वक्त, ठीक है। अब आ जाओ पब्लिक एंड प्राइवेट में, किसका देखने वाले हैं? अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट में डेफिनेशन तो समझ चुके हैं, अब इन दोनों का इंटेंशन चेक करते हैं कि इन दोनों का काम क्या है। जैसे पब्लिक का, जो पब्लिक सेक्टर रहता है, इसका इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव, तो ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक सर्विस। क्या प्रोवाइड करते हैं? कैसे? या तो फ्री में या फिर लो कॉस्ट में। लो कॉस्ट, फ्री में सब्सिडाइज्ड कॉस्ट उसको बोलते हैं, या तो फ्री में या भाई बहुत कम से कम कीमत लेंगे। जैसे सरकारी हॉस्पिटल का और ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का कॉस्ट है, और उसके कंपैरिजन में दूसरा जगह का कॉस्ट देखो आपको बहुत कम पड़ेगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि बेसिक फैसिलिटी इसका मेन इंटेंशन होता है।
और बेसिक फैसिलिटी में कुछ ऐसे फैसिलिटी है जिसका ठेका ये ले रखा है, दूसरा नहीं कर सकता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन और फूड सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो गया अमन। 5 चीजें हम बोले अभी जो सरकार अपने कंट्रोल में रखे हुए किसी को नहीं देगा। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, फूड और सैनिटेशन, ये 5 चीज सरकार अपने कंट्रोल में रखा। क्यों? आज थोड़ा क्यों के पीछे कारण बताते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो कहता है, जिसका मतलब है राइट टू लाइफ, सबको जिंदा रहने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए प्रॉपर लाइवलीहुड चाहिए, और अगर वो उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो सरकार उसको हेल्प करे उस चीज को अचीव करने में। इसलिए 5 बेसिक चीज, कोई भी क्यों कमाता है, यही 5 चीजों के लिए। भाई खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये सब बेसिक चीज आता है, सरकार इसमें एडिशन देता है। तो ये 5 बेसिक सर्विस है जो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है और वो फ्री में देती है। आपका गली गली जो कचरा चुनने आता है डिपार्टमेंट, जो भी है नगर पालिका वाला, वो हमसे चार्ज नहीं कॉस्ट करता है, वो नहीं चार्ज करता, वो दूसरे तरीके से उसका इनकम का सोर्स है। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हो ना, तो वहां पे बिल जब कटवाने जाते हो ना, तो बहुत कम चार्ज आता है। आप राशन शॉप से दुकान अगर अनाज नहीं ले जाओगे कार्ड बनने के बाद, तो आपसे पैसा लेगा ही नहीं। तो ये 5 चीजें जो सरकार अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सरकार खुद न करके किन से करवाता है, प्राइवेट सेक्टर वालों से। और जब हम इनका इंटेंशन चेक करते तो इनका एक ही एक ये होता है इंटेंशन, सिर्फ क्या, जितना प्रॉफिट कमाया जा सके। तो सोच के देखो, गवर्नमेंट अगर इनको काम दे रहा है तो ये तो हर काम पे क्या करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे। तो सरकार क्यों दे रहा है, तो सरकार इंस्ट्रक्शन के साथ दे रहा है कि अगर हम आपको काम दे रहे हैं पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए, तो आप उसी प्राइस पे करोगे जिस प्राइस पे हम देते हैं, सब्सिडाइज्ड प्राइस पे। क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बोला ना इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सरकारी नहीं, ये क्या है, प्राइवेट है। कैसे प्राइवेट है, तो ये एनटीपीसी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक कंपनी है ये जो हमको प्रोवाइड कर रहा है तो प्राइवेट, लेकिन चार्ज ज्यादा नहीं लेता है। कारण सरकार क्या करता है, अपनी ओर से एडिशन देता है इनको सस्ते रेट है वो पे क्या करेंगे, कोयला प्रोवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल, तो सस्ता में सर्विस दो। एक तरफ सरकार उनको सपोर्ट करेंगे, तब जाके वो सस्ते कीमत पे क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो चैप्टर था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इसका लास्ट टॉपिक था। देखो अभी इतना सारा टॉपिक पढ़ रहे थे, हाँ यही तो दिख रहा है, इतना ही अभी हम लोग पढ़े हैं। हाँ, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, तो ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट हो गया है। कोई सवाल नहीं है ना? चलो ठीक है, बंद करें इसको, इस चैप्टर को। कुछ रफ इसमें देखना है तो कर लो जल्दी से, लो जूम करेंगे तो थोड़ा